चीजें उन्होंने अच्छी की, कितनी चीजें हमने अच्छी की, आप बिल्कुल चार्ट तैयार करिए। और मैं ये भी मानता हूं कि जितनी अपेक्षाएं हमने पूरी की है उसमें से कुछ प्रमाण में हम पूरी कर सके। मैं ये भी मानता हूं कि उससे और ज्यादा काम करने की प्रधानमंत्री जी और हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि 100% सेटिस्फैक्शन इज ए इम्पॉसिबल कंसेप्ट। जिसके पास स्कूटर है उसको कार खरीदना है, जिसके पास कार है उसको मर्सिडीज खरीदना है, जिसको मर्सिडीज है उसको हेलीकॉप्टर खरीदना है, जिसके पास हेलीकॉप्टर है उसको हवाई जहाज खरीदना है, जिसको हवाई जहाज है उसको बड़ा हवाई जहाज खरीदना है, और जिसके पास 5 हवाई जहाज है वो भी दुखी है। तो प्रश्न ये होता है कि 100% सेटिस्फैक्शन ये बहुत कठिन है, पर बाय एंड लार्ज 68 साल में से 60 साल कांग्रेस को मौका मिला। हमको तो जनता पार्टी के समय एक मौका मिला, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो मिला है, और उसके बाद पहली बार नॉन कांग्रेस सही में गवर्नमेंट अगर आई है तो भारतीय जनता पार्टी की आई। हमारे 5 साल पूरे होने दो, और जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी उतना काम अगर हम 5 साल में नहीं कर सके, मैं विश्वास से व्यक्त करता हूं कि वो काम हम 5 साल में करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाएंगे। अगर वो नहीं कर सके तो फिर आप हमको जो कहना कहो, अवसर तो दो। 1.5 साल के बाद ही हमारा बैंड बाजा बजाने का क्यों काम करते हो? नहीं, हम थोड़ा सा राह देखो। सर, हम बैंड नहीं बजा रहे हैं। 3 प्रोफेशन के लोग आपकी पार्टी में जुड़े, एक कलाकार, एक ब्यूरोक्रेट, एक जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का नाम अरुण शौरी, ब्यूरोक्रेट का नाम यशवंत सिन्हा, कलाकार का नाम शत्रुघ्न सिन्हा। यशवंत सिन्हा कहते हैं, ये देखिए जब से आए हैं कहते हैं 75 साल के बाद ब्रेन डेड हो जाता है। अरुण शौरी कहते हैं डॉक्टर साहब याद आने लगे हैं, मनमोहन सिंह। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं जिसके खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सीएम सबसे बेस्ट है। आप ही के पार्टी के सांसद, आप ही के पार्टी के लोग, कहां से कौन सी डेमोक्रेसी? मैं आपको एक बात पूछता हूं, आपको ये तीनों क्यों याद आ रहे हैं? जो हमारे यहाँ फिल्मों में आए वो मंत्री बने, वो स्मृति ईरानी क्यों नहीं याद आई? जो हमारे में पत्रकार है वो एमपी बने, आप में से आए एमजे अकबर जो अच्छा करे, वो क्यों नहीं याद आए? देखो, सवाल ये है, राजनीति ये दुखी आत्माओं का खेल है। अब पहली बात याद रखना, 1 चेयर कैनॉट अकोमोडेट मोर पर्सन्स एट ए टाइम। मैं आज आपके साथ, आपके पत्रकार के साथ बात कर रहा था। हमारी सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो देश के लिए, समाज के लिए और विचारों के लिए राजनीति करने वाले लोगों की बहुत कमी हुई है, डिटोरेशन है। अब हर आदमी को टिकट चाहिए और एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में 100-100 लोग टिकट मांगते हैं। एक अनार 100 बीमार। अब एक को टिकट मिले तो 90 नाराज होते हैं। अब मैं इन 3 लोगों के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूं, नहीं तो वो आप बोलोगे कि ये तीनों के बारे में मैं ये कह रहा हूं। पर अनेक लोगों के दुख और दर्द के अनेक कारण हैं, अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा जाहिर नहीं हो सकती। और ये समझिए कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी घर हो, जो लड़की होती है वो कभी बहू बनती है, बहू की सास बनती है, और घर में हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, भांडाला भांडा लागल कि आवाज है, तो आवाज चलती ही रहता है। और मैं जहाँ तक राजनीति, मैं बहुत दबंग आदमी हूँ। मैंने कभी कटआउट नहीं लगाया, किसी को बायोडाटा दिया नहीं, और मिनिस्टर बनने के लिए किसी घर गया नहीं, और मेरी कुर्सी जाएगी तो मुझे दुख नहीं। मैंने जीवन में यह तय किया है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और अपना घर परिवार संभाल कर। मैं कोई त्यागी नहीं हूँ, कोई तपस्वी नहीं हूँ, कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ। मेरे जीवन में इतना सोचता हूँ कि वॉट एवर द बेस्ट विच आई कैन डिलीवर टू द सोसाइटी एंड फॉर द कंट्री, इसके लिए राजनीति कर दो, इतना ही मेरा विचार है। प्रॉब्लम यह है कि मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि देश के हमारी कार्यकर्ताओं में और नेताओं में त्याग, तपस्या, बलिदान, सेल्फलेस सर्विस, गरीब व्यक्ति, देश के लिए, समाज के लिए काम करना, इसको इंस्पायरेशन और मोटिवेशन करने में हमारी कमी हुई है। और इसलिए मेजॉरिटी लोग सेल्फ सेंटर्ड और करियर ओरिएंटेड बने हैं, और वो सभी लोगों को चाहिए जगह। अब कितने लोगों को मंत्री बनाए? और रिजर्व बैंक का एक नियम है, जितनी नई नोटें छापेंगे उतनी फटी नोटें चलन में दिखती है। तो जितने पद बांटोगे उतनी नाराजगी बढ़ती है। तो कुछ मुख्यमंत्री हमारे बोलते हैं कि आज कर रहे, कल कर रहे, इसी पे घुमाते रहते हो, वो निर्णय नहीं करते, क्योंकि किया, एक को किया तो 10 नाराज होते हैं। द बेसिक रीजन इज, इट इज अ फेल्यूर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करके विचारधारा के आधार पर एक जीवन दृष्टिकोण समाज और देश के लिए काम करने का जो हमने देना चाहिए, जिससे उनका एक कमिटमेंट होगा, एक कन्विक्शन होगा,
वो क्रिएट करने में हमारी कुछ कमियां हैं। और इसलिए बाकी राजनीति में तो अतृप्त आत्माओं का सागर ही है, जहाँ जाओ वहाँ दुख और दर्द ही है। सत्ता रहे या न रहे, अपोजिशन पार्टी में रहे तो भी दुखी है, रूलिंग पार्टी है तो भी दुखी है। अच्छा, उसको पद, जब जिसको पद मिला वो भी दुखी है, जो कारपोरेटर है वो दुखी है क्योंकि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए दुखी है कि वो एमपी नहीं बना, एमपी इसलिए दुखी है वो मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए दुखी है उसका अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। दुखी है। मैं खुश हूँ। मैं पहले लोगों को कहता हूँ खुशी से रहो, खुशी से रहो, आराम से रहो, खाओ पियो, मजा करो, अच्छा काम करो। दुर्भाग्यवश दुखी है। अब मैं बता नहीं सकता आपको। अनेक मंत्री बोलते मुझे ये डिपार्टमेंट दो। अरे कौन से मजले पर ऑफिस है, इसके लिए भी लोग दुखी है। अब ये क्या है कि ये मानवीय स्वभाव है, तो इसको आप सीरियसली मत लो। कॉरपोरेटर दुखी है, मंत्री दुखी है, प्रधानमंत्री दुखी है, जनता क्यों दुखी है कभी जानने की कोशिश किया आपने? काला धन का जिक्र आपने किया, महंगाई का जिक्र आपने किया, महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र आपने किया, किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे जिक्र आपने किया। क्या चीजें इंप्लीमेंट हुई? महंगाई की स्थिति आपके सामने खड़ी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के राज में कांदे के हार गले में डाल के हमने मोर्चे निकाले, में आपने दिखाया नहीं क्या टीवी पर? देखो, प्याज की महंगाई और दाल की महंगाई, मैं किसान हूँ, इसका संबंध इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक अच्छी बात बताता हूँ। ये एक बार कैबिनेट का ब्रीफिंग करने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उसमें निर्णय किया कि आप बता दो कि हम दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम निर्णय कर रहे हैं दाल इंपोर्ट करने का। फिर हमने इंपोर्ट करने का निर्णय किया। हमको क्या पता, हम नए नए मंत्री बने थे। हमने 5000 टन दाल निर्यात इंपोर्ट करने का निर्णय किया। अब उसी समय अगर 1 लाख टन 1.5 लाख टन दाल आयात करते हैं तो शायद ठीक होता, पर हमको पता ही नहीं था। अब मुझे बताओ कि अब इस बार देश में जो दाल था वो 3 गुना 4 गुना लगी है। दिसंबर के बाद वो कीमत कम हो जाएगी। हर साल सितंबर अक्टूबर महीने में प्याज की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि अभी एक इरिडेशन करके एक नई टेक्नोलॉजी आई है। अपने जो डॉक्टर काकोडकर है, ये अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने इसमें रिसर्च किया है कि वो अणुरेज पास करके हम पोटैटो का, ऑरेंज का, प्याज का शेल्फ लाइफ 6 महीना बढ़ा सकते हैं। ऐसे 20 अगर गोडाउन्स देश में बन जाएंगे, जब प्याज सस्ता होगा तब हम 6 महीने उसका शेल्फ लाइफ बढ़ेंगे, तो प्याज का मार्केट क्लोज हम कंट्रोल कर सकेंगे। जब दाल सरप्लस होती है उस समय अगर दाल 2-3 लाख टन अगर हम स्टोरेज में रखते तो शायद महंगाई नहीं होती। मुझे बताइए, गैस की कीमतें कम नहीं हुई, शक्कर की कीमतें कम नहीं हुई, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई, डीजल की कीमतें कम नहीं हुई, इन्फ्लेशन का रेट 18.4 तक गया था मनमोहन जी के समय, क्या वो 4.6 पर 5% पर नहीं आया? अगर एक आधी 2 कमोडिटी में हुई तो हमारी कुछ कमियां हैं। हमको दाल का स्टोरेज करना पड़ेगा, हमको प्याज के लिए नई अनुरेज पास करके स्टोरेज सिस्टम बनानी होगी। और ये जो कुछ सुझाव है ये हम भी दे रहे हैं। हमने 5000 के बजाय 2 लाख टन दाल इंपोर्ट करना चाहिए थी। अगर हुई तो गलती है डिसीजन में, तो कुछ बातें हो सकती है, पर महंगाई आज देश में बाय एंड लार्ज, इन्फ्लेशन कम है। किसी भी इकोनॉमिक के अभ्यासक को पूछो कि आज कांग्रेस सरकार की तुलना में जो फूड इन्फ्लेशन का रेट था वो 18.4 तक गया था। आज हमारा रेट मेरे अंदाज से, मैं एग्जैक्ट शायद सही गलत मुझे पता नहीं, पर हम 5% के अंदर है। क्या इस देश में इसके लिए महंगाई बढ़े ऐसा आरोप लगाया जा सकता है? दूसरी बात, क्या महिलाओं पर अत्याचार 60 साल में कांग्रेस के राज में हुए नहीं कभी? क्या ये दंगे हुए नहीं कभी? महाराष्ट्र में दंगे हुए, गुजरात में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ये देश के अनेक सालों से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं। ये कांग्रेस के भी शासन में होते थे, हमारे भी शासन में कुछ प्रमाण में हो रहे हैं। आपकी अपेक्षा सही है कि इन सब समस्याओं को कंट्रोल करना, ये नहीं होने देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम निश्चित रूप से कांग्रेस की तुलना में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इसमें यशस्वी हुए हैं, पर पूरी तरह से रोकने में अभी तक यशस्वी नहीं हुए हैं। अब मुझे बताइए कि आज तक इतने दिन हमारी सरकार है, 1.5 साल हुई, कोई स्कैंडल हुआ? कोई करप्शन के चार्जेस लगे? इतने करोड़ों के काम हमने किए। अब प्रश्न ऐसा है कि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे से कोई गलती नहीं हुई। जो काम करता है उससे गलती होती है, सुधारने के लिए वाव है। और बाय एंड लार्ज हमारी सरकार, हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री जी रात दिन देश के लिए काम कर रहे हैं।
कुछ कमियां हमारी हो सकती है, और आप जैसे लोकतंत्र में जो प्रहरी है वो अगर कुछ अच्छी बातें जब बताते हैं तो हम आपके सुझाव को स्वीकार कर हम सुधारने की कोशिश भी करते हैं, और हम जरूर करेंगे। व्यापम पे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, ललित गेट पर कुछ नहीं कहा, ये सब आप ही के दौर में हुआ है, ये करप्शन क्या नहीं हुआ है? ललित गेट क्या? ये तो आप बताएंगे क्या हुआ। नहीं, मैं आपको पूछता हूं, मैंने वो केस पूरे देखिए, इसलिए कोई वसुंधरा जी का और दुष्यंत जी का इनकम टैक्स में, ईडी में, सब जगह की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स भर के इंक्लूड हुई। मुझे बताइए, तुम्हारा शेयर या इक्विटी में पार्टनर कोई आता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से अगर कुछ होगा तो डिपार्टमेंट कार्रवाई करे। अब रही बात व्यापम घोटाले की, व्यापम घोटाला निकाला किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। आपको पता है, उन्होंने निकाला। वो नहीं रहते तो निकालते नहीं। अब उसमें अलग अलग पार्टी को भी लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि व्यापम घोटाले की इंक्वायरी सही दिशा में है। अब सीबीआई को भी केस दी है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया के साथ जो दोषी निकलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, शिवराज सिंह ने उसको दबाने की कोशिश की? और दबाने की कोशिश की रही थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि इसकी इंक्वायरी सही दिशा में है? देखो, घोटाले होते रहेंगे, कुछ खून होते रहेंगे, कुछ बलात्कार होते रहेंगे, कुछ झगड़े होते रहेंगे, कुछ कंपटीशन होती रहेगी, कभी कभी महंगाई बढ़ती रहेगी, कभी कम होती रहेगी, कभी अच्छे निर्णय होंगे, कभी गलत निर्णय होंगे। शो मस्ट गो ऑन, गाड़ी चलने वाली है। राम राज्य ये आदर्श है, ये हमारा सपना है, पर राम राज्य को भी आदर्श मानने वाले कुछ लोग, मेजॉरिटी लोग है, कुछ लोग वो भी है। और इसलिए मेरा आपसे कहना इतना ही है कि कल से आज कितना सुधार हुआ, आज से आने वाले कल में कितना सुधार होगा। और दूसरी बात, इंटेंशन सरकार का, नेताओं का, मंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का कैसा इंटेंशन है? लगातार इस देश का विकास कैसे हो, कमियां को कम कैसे करें, देश के तकदीर और भविष्य को कैसे बदले, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। एक एक प्रधानमंत्री जा रहा है, आज अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष उनको लेने के लिए आ रहे हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की इज्जत वर्ल्ड में बढ़ाई नहीं है? अब जिन लोगों ने गॉगल ही लगाया, जिनको हरा ही दिखता है, वो गॉगल निकालने के लिए तैयार नहीं। उनके पेट में पहले दिन से दर्द है कि इस देश में सत्ता भोगने का अधिकार एक परिवार का है और एक पार्टी का है। और जो लोग संघ को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे को कभी सहन ही नहीं कर सकते, जिनके पेट में बड़ी एलर्जी उठी है, वो आंदोलन करते हैं, बोलते हैं, उनका भी काम है। अब मुझे बताओ, ये पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट है, ये क्या सही बात है? किसकी अपॉइंटमेंट सही और गलत है आप चर्चा करिए, पर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट का कौन बनेगा ये विद्यार्थी निर्णय करेंगे। क्या ये बात कभी आप मीडिया में इस पर चर्चा कराओ? क्या ये सही है? क्या इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन चलेगी कि आपका प्रिंसिपल कौन होगा तो कॉलेज के लड़के वोटिंग करेंगे और लोकतंत्र में वोटिंग करके मेजोरिटी से जो चुन के आएगा वो कॉलेज का प्रिंसिपल बनेगा? क्या ये पद्धति होगी देश में? मुझे लगता है सरकार ने भी अनेक बातों पर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। तो आपका कहना ये ठीक है कि गजेंद्र चौहान बीजेपी पार्टी से भी जुड़ते हैं, प्रचार भी करते हैं, और उनको आप डायरेक्टर बनाने की दिशा में? हमारा राज आया है, हमारी सरकार आई है, तो हमारे कार्यकर्ता की अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता की होगी क्या? हाँ, कांग्रेस ने क्या किया, किसकी अपॉइंटमेंट की? अरे हमारी सरकार आई है तो हमारे विचारों के लोगों की अपॉइंटमेंट हम करने ही वाले हैं, इसमें छुपाने की बात क्या है? एक बात है कि जब जिस पार्टी की सरकार आती है उसके लोग आते हैं, ये तो ऑब्वियस है। आज तक 47 से लेकर देश की परंपरा है। आप वीपी सिंह से लेकर देखो, आप उसके पहले अभी तक का देखो, कोई भी सरकार आती है। अब हमारे यहाँ ये तो ऑब्वियस है, डेमोक्रेसी में होता है। एक बात जरूर है कि एक आधी अपॉइंटमेंट है वो अगर विवादग्रस्त है और लोगों का कुछ सुझाव है तो सरकार जरूर उस पर विचार भी करेगी। सर, इतनी ही मुश्किल नहीं है। ये तो आप कह गए कि आपका राज आया है, यकीनन आप ही का राज आया है। जुडिशरी एक फैसला करती है और उस पर कैबिनेट मिनिस्टर फेसबुक पे लिखते हैं, गैर चुने हुए लोगों का निरकुंश तंत्र बर्दाश्त नहीं होगा। जजेस के बारे में कहा जा रहा है, ये कॉलेजियम को लेकर जो पूरा मामला था। मैं आपको अच्छा हुआ आपने सवाल किया, आप इसके ऊपर चर्चा कर रही है एक बार मीडिया पर। इस देश में डेमोक्रेसी से चुनी हुई सरकार राज करेगी कि जुडिशरी राज करेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पहले एक मिनट मेरा पूरा होने, अदरवाइज आप मिसकोट करके मिस इंटरप्रेट करोगे इस पूरी बात को। पहली बात,
लोकतंत्र 4 इंपॉर्टेंट पैरों पर चल रहा है। एक जुडिशरी है, एक लेजिस्लेटिव विंग है, एक एग्जीक्यूटिव विंग है और एक मीडिया है। और संविधान ने सबके अधिकारों और जिम्मेदारियों को डिफाइन किया गया है। हमने ये नहीं कहा कि सरकार अपॉइंट करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि सरकार पॉलिटिकल निर्णय करके जजेस को अपॉइंट करेगी। ये कांग्रेस की सरकार में सब पार्टियों का फैसला हुआ था और तब ये तय हुआ था कि हम ऐसे सिस्टम से जाएंगे। ये हमारे समय का नहीं है, ये यूपीए के सरकार के समय आया था। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। सवाल यह उठता है कि देश में संसद श्रेष्ठ है कि सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ है। इंदिरा जी के समय से और उसके पहले से विवाद चलता आया। सच ये है, और हमारे राष्ट्रपति जी भी अनेक बार इस पर बोल चुके हैं, सच ये है कि हमारी लोकतंत्र ने इस बात को स्वीकार किया है कि लोगों ने चुनी हुई सरकार श्रेष्ठ है। और हमने जो सिस्टम दी थी उसमें जुडिशरी भी थी और सबका मिलकर ऑल पार्टी से यूनानिमिटी बनाकर हमने उस बात का जिक्र किया था। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आदर और सम्मान करता हूं। और जो अरुण जेटली जी कह रहे हैं, उन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रहरी के रूप में अच्छा परिचय दिया कि सरकार के विचारों के बावजूद भी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस निर्णय को चैलेंज न करते हुए अरुण जेटली जी ने ऐसे डेमोक्रेट है कि उन्होंने कहा कि इस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। और आपको मैं बताता हूँ, कभी ना कभी ये सवाल आएगा। अभी हमारे यहाँ एक नागपुर में एक सवाल आया, नागपुर जबलपुर एक रोड बन रहा है। हाईकोर्ट जज है, उन्होंने निर्णय दिया कि अब काम शुरू करो, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली ने स्टे दिया। तो हाईकोर्ट जज में जब गए तो उन्होंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल है वो भले रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो, पर भी सीटिंग हाईकोर्ट जज इज मोर सीनियर देन द जज हु इज ऑन द ट्रिब्यूनल। उन्होंने फैसला दिया कि मेरा जजमेंट को वो स्टे नहीं दे सकते। इसलिए हमारे देश के डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम अधिक प्रमाण पर लैप्सेस होते हैं। पर एक बात जरूर है, ये चारों तंत्र जो है इनमें समन्वय बनाकर देश को लोकतंत्र के आधार पर आगे जाना है, डिस्प्यूट विवादों को टालना है। और कुछ समय ये भी बात रखे स्टेक होल्डर सभी ध्यान में कि सब अपनी मर्यादा का पालन करें। और जिनको बहुत सरकार चलाने की अगर उनकी इच्छा है तो मीडिया में बैठकर, कोर्ट में बैठकर चलाने के बजाय पार्टी में जाए, चुनाव लड़े, मंत्री बने और सरकार चलाए। कोर्ट में ऑर्डर देकर कि ये रंग लगाओ बिल्डिंग को, ये फर्नीचर खरीदी करो, ये पॉलिसी मत करो, इसको निकाल दो, सबकी अपनी मर्यादा में ही सबने काम किया तो लोकतंत्र यशस्वी होगा। मैं जुडिशरी का सम्मान करता हूं, उनके निर्णयों का आदर करता हूं। और देश आज इस समय एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है कि चारों स्टेक होल्डर्स अपने अधिकार और मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए हम लोकतंत्र को मजबूत करें, यही देश के हित में है। सर, आपको पता है 2014 के लोकसभा में आपको कितने वोट मिले थे? किसको? बीजेपी को 31%। हाँ, इसका मतलब है 69% खिलाफ थे। तो इसके पहले 24% वाले भी ये नहीं कह डेमोक्रेसी सिस्टम ही है। हम कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो भी सरकार बने उसका एक निरंकुश तंत्र आ जाए और पार्लियामेंट कल तय करेगी कि फला चैनल का एडिटर ये होगा। आप ये स्थिति भी लाना चाहते हैं कुछ दिन के बाद? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लाना चाहते, हमारा कोई इंटेंशन। दूसरी बात, जजेस कौन होंगे ये तय करना चाहते हैं आप कि पार्लियामेंट के भीतर से निकल कर जाए जो व्यक्ति 2 नॉमिनेटेड होगा, प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष का नेता तय करे। सर, चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बीच यही बेसिक लाइन थी। देखिए सर, अब मैं बोलना नहीं चाहता, क्या जजेस ने दिए हुए सब निर्णय, आप दिल पे हाथ रखकर मुझे बोलो, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, दिल पे हाथ रख के बताओ, आप मुझे ये आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर 100% सब चल रहा है? आप इस बात से इनकार करते हो कि जो जजेस रिटायर होते हैं उसको सरकार अपने अनुकूल काम नहीं करके बाद में नौकरी नहीं देती है? आप इससे इनकार करते हो? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, देखिए यूपीए सरकार में रिटायर्ड होने के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो जजमेंट्स आए हैं वो विदित है। पहली बात ऐसी है कि इस विषय के डिटेल में जाना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, यह चर्चा भी ठीक नहीं है। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जुडिशरी और जुडिशरी जजमेंट का सम्मान करता हूं
और दूसरी बात, इस सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते एक बात कहता हूं, मेरे मन में बहुत कुछ बोलने लायक है और बहुत कुछ जानकारी भी मैं रखता हूं, पर मैं नहीं बोलना चाहता। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र में जो चारों विंग्स हैं जिसके आधार पर ये लोकतंत्र खड़ा है, मीडिया है, लेजिस्लेटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव विंग है और जुडिशरी है, हम चारों ने मिलकर अगर हमारे बीच में कुछ कमियां हैं उसको कम करके देश के लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करके इस देश को सक्सेस स्टोरी में ले जाना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और जो बात आप कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में ये बात सिद्ध हुई। मैं आपको एक बात बताता हूं, शाहबानू केस में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था और उस जजमेंट को बदलने वाला कानून राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में पास किया। ये सच नहीं है? भुगतना भी पड़ा। नहीं, वो राजनीतिक तौर पर एक बात आप समझ लो, उनका कानून सही है कि गलत है बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया हुआ निर्णय पार्लियामेंट में कानून पास करके लोकतंत्र में सरकार बदल सकती है, ये लोकतांत्रिक है। इट इज ए प्रूवन फैक्ट। और इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ है कि पार्लियामेंट श्रेष्ठ है, इसका हमारे संविधान में नानी पालखेवाला जी से लेकर आज तक के और जितने जजमेंट्स आए हुए हैं उन सब बातों के आधार पर यह बात साफ हुई है। फिर भी यह होने के बाद में भी मैं कह रहा हूं कि चारों इक्वल्स हैं, हम सबका सम्मान करें, सब अपने अधिकार और जिम्मेदारी को पहचानें और एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण न करते हुए देश के लोकतंत्र को यशस्वी करें। इससे और बैलेंस क्या एटीट्यूड हो सकता है? यानी आप संकेत दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में तय होगा कि कॉलेजियम से ही चीजें चलेंगी। सिर्फ संकेत, हम तो नहीं, वो तो हम पार्लियामेंट अगर तय कर लेगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। देखो अरुण जेटली ने तो कहा है, ये संकेत नहीं दिया, वो तो उन्होंने इसके बारे में कहा है। अब हमने इसके बारे में तो अभी फुल स्टॉप लगा दिया है, हमने नहीं कहा हम पार्लियामेंट में कौन बनाए। मैंने आपको पूछा, जब आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं तब मैंने पूछा क्या यह सच नहीं है कि शाहबानू के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राजीव गांधी जी ने उस निर्णय को बदलने के लिए कानून पास किया था? क्या वो कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया? इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी निर्णय होने के बाद पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ये अस्तित्व में है। ये केवल मैंने आपको जानकारी दी। जहां तक ये बात विषय जो आपने निकाला है उसके बारे में अरुण जी ने साफ कह दिया है। नहीं सर, उसमें बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 90 का जो जिक्र किया है उसमें जजमेंट एक अलग चीज है, जजेस की नियुक्ति एक अलग चीज है। आप तो उसके बेसिक्स पे ही अटैक कर रहे हो, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो वैसी है कि जजेस की नियुक्ति केवल जजेस करने के बजाय जजेस की नियुक्ति जो ऑल पार्टी में निर्णय हुआ था, ये विषय मुझे याद है प्रणब मुखर्जी जब से फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो तब से चर्चाएं चल रही है, मैं उस समय बीजेपी का अध्यक्ष था और अरुण जेटली जी और सुषमा जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तब कांग्रेस पार्टी की, यूपीए की और ऑल पार्टी की भूमिका जो थी उसी के आधार पर ये सामने बात आई थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय किया वो खैर हमारे व्यू पॉइंट के जो भी विरोध है, पर उनका निर्णय स्वीकार करते हुए अरुण जी ने बड़ा दिल रख के कहा कि हमने उसको स्वीकार किया। अब इससे ज्यादा आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर पाओगे? क्या ये माना जाए कि बिहार चुनाव वाकई केंद्र सरकार को प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, हर चुनाव जो होता है वो चुनाव हर पार्टी के नेता के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर हर राज्य की स्थितियां अलग अलग होती हैं। अगर आज बिहार भी हम जीतेंगे तो उसके बाद जो आने वाले चुनाव है वो तो हमारे लिए बड़े डिफिकल्ट चुनाव है। बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, वहाँ तो मुश्किल है, कठिन ही है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे मालूम है आप अगला सवाल मुझे क्या पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले हैं सर? आप अगला सवाल ये पूछे क्या बिहार में आप हारोगे तो क्या इसका परिणाम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व पर होगा क्या, यही पूछना चाहते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि हर स्टेट का चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम हर चुनाव प्रधानमंत्री से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि बिहार का चुनाव 100% हम जीतेंगे। जातीयवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ विकास की जीत होगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एजेंडा लेकर हम देश में निकले हैं, हम निश्चित रूप से। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मैं बिहार में प्रचार में था, रविशंकर प्रसाद थे और एक 7-8 हज़ार लोगों की सभा चल रही थी नेपाल के बॉर्डर पर। अब मैं कल परसों से फिर बिहार हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आप में से सोशल मीडिया पर कौन कौन है, हाथ ऊपर करिए।
पुण्य प्रसन्न जी, मेरे को आश्चर्य लग रहा है, 45% लोगों ने हाथ ऊपर किया। अब इस देश के लोग मीडिया प्रभावित नहीं कर सकती, इस देश के लोगों को प्रिंट मीडिया प्रभावित नहीं कर सकती। अब इस देश के मीडिया के लोग सोशल मीडिया पर है, वो सच्चाई को समझते हैं। और जो आज 18 से 35 साल की जो जनरेशन है वो विकास की ओर जा रही है। वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी की वो सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति के साथ नहीं जुड़ना चाहती। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ, उनको रोजगार चाहिए, उनको अच्छे रोड चाहिए, उनको अच्छे अस्पताल चाहिए, उनको अच्छे घर चाहिए, उनको अपनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करने वाली सरकार चाहिए। और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए जुकरबर्ग से मुलाकात करने प्राइम मिनिस्टर मोदी बेचैन थे। किससे? जुकरबर्ग से मुलाकात करने के लिए इसीलिए बेचैन थे। सबसे मिलते हैं प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से भी मिलते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी से भी मिलते हैं, नितिन गडकरी से नहीं, हमसे नहीं मिलते, सबसे मिलते। लेकिन सवाल अरुण पुरी से मिले आपके कार्यक्रम में आए थे ना। लेकिन सवाल आपका अभिनंदन किया, स्वच्छता अभियान में आपने कितना अच्छा काम किया, आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मैं देखा टीवी पर। सच है ना? सॉरी। नहीं सर, सवाल ये है कि हम बार बार यही सोच रहे हैं कि आप इतने आधुनिक हो जाएंगे, ये हमको नितिन गडकरी जी से नहीं उम्मीद थी और मोदी जी से भी उम्मीद नहीं है। आप जिस सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, आपने जरा सोचा है कि ये जो ई मार्केटिंग का सिस्टम चला है, इससे इस देश में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला? कोई रेशियो आपने निकाला है? आपको, हमारे पास वो डाटा है, इसलिए हम आपसे खाली जानना चाह रहे हैं, आपको स्थिति मालूम है? आपकी एक बात सही है कि हर कोई अच्छी चीज क्या, जैसे एलोपैथी में है ना, जब आपका कोई डिसीज ऐसा हो जाता है कि आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। मैं बड़ा होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी वाला हूँ। और मुझे एक बार इन्फेक्शन हुआ, 10 दिन हुए, मेरी पत्नी रोज कहती थी मैं बोल रही हूँ आप एंटीबायोटिक लो, मैंने लिया नहीं। आखिर मैं जब कुछ नहीं हुआ तो हिरडा यूज किया, तो कभी ज्येष्ठमध यूज किया, तो कभी आयुर्वेदिक में वो सायरप लिया, आखिर मैंने वो एंटीबायोटिक लिया, फिर मेरा बैठ गया। अब उसके फायदे भी है, नुकसान भी है, हर चीज के साइड इफेक्ट्स भी है और गुड इफेक्ट्स भी है। अब परिस्थिति को देखकर उसको जाना चाहिए। देखो, इकोनॉमी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी, मॉल्स खुलेंगे तो दुकानों का क्या होगा? अब दुकानों के पहले घर जाकर देने वाली वस्तु विनिमय पद्धति थी, तो उनका क्या होगा? ये दीज आर द प्रॉब्लम्स। आप कह रहे हैं ये सही है, और कल्याणकारी राजा और सरकार का ये कर्तव्य है कि परिस्थिति में बदलते समय जो प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, उसमें से जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनकी समस्या अगर खड़ी होती है तो हम लोग उस सिस्टम से जो दोष है उसको हम लोग एलिमिनेट करें, उसको सुधारें। और इसलिए अभी मैं प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2 काम बताए। ये जो हनी है ना, ये मुझे कहा कि नितिन जी ये इसके ऊपर आप स्टडी करके, क्योंकि मैं ये ऐसे बहुत से काम करते रहता हूँ, मैंने अपने क्षेत्र में 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है और मेरी थ्योरी है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। तो बोला ये हनी पर आप काम करो, तो मैंने प्रोजेक्ट उनको भी दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हर परिवार, गरीब परिवार वर्मी कल्चर से ऑर्गेनिक खाद घर में तैयार कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री बहुत सोचते गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब मुझे भी इंटरेस्ट है, मैं ये हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बाम्बू, ये सेरिकल्चर, इनको मालूम है कि इसमें काम करता हूँ। तो हमको एक तरफ देश में जो गरीब लोग हैं, आदिवासी है, किसान है, गांव के लोग हैं, उनके रोजगार के लिए नए नए इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी गांव में ले जानी होगी। दूसरी ओर यू कैन नॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आप आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी के साथ जो बदलाव होता है, अब एक बड़े अधिकारी थे, बोले गडकरी जी आपके कारण एक्सीडेंट बढ़े महाराष्ट्र में। वो बहुत बड़े ऑफिसर थे। मैंने बोला मैंने गलती क्या की? बोले एक्सप्रेस हाईवे बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, रोड की क्वालिटी अच्छी सुधारो, स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, एक्सीडेंट हो गए, ये क्या कर रहे हो आप? तो बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर हूँ, मैं एक गड्ढे करते जाता हूँ रोड पे, ताकि स्पीड 5 किलोमीटर से लोग चले, पूरा ट्रैफिक जाम रहे, कोई झगड़ा ना हो, और गाड़ियाँ भी ऐसे स्पीड से चले जैसे पैदल लोग चल रहे और गाड़ियाँ बराबर साथ साथ चले। बोला ऐसा करूँ मैं? अब रोड की रफ्तार बढ़ेगी तो एक्सीडेंट हो गए तो क्या रोड अच्छी नहीं बनाना, एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनाना, फ्लाईओवर नहीं बनाना? हम फ्लाईओवर बना, एक्सप्रेस हाईवे से अगर एक्सीडेंट हो रहे तो उसके जो एक्सीडेंट्स हो रहे क्यों हो रहे उसको कम करें। तो हर जगह पर साइड इफेक्ट्स हैं, और साइड इफेक्ट्स को सॉल्व करना ये पॉलिटिकल लीडरशिप और सरकार का काम है। और आप बात करें वो सही है, इससे जो साइड इफेक्ट्स है उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी।
आप जिस इलाके से आते हैं किसानों का इलाका है, आप खुद को भी किसान कहते हैं। इस बरस